हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर क्या है, डेली प्रैक्टिस तो करते रहिए। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। आज जो हमारा होम मैनेजमेंट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम मंडे से क्या करेंगे, अपना नया ब्रांच स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रसार शिक्षा को हम स्टार्ट करते हुए अपना सेकेंड ब्रांच को शुरू कर देंगे। तो आज का जो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, गृह प्रबंधन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। ठीक है, आंतरिक गृह सज्जा, जो हम घर के अंदर जो सज्जा करते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक हमसे पूछा है। ऑप्शन दिया है मकान की संरचना है। एक मिनट रुक जाइए, अभी चलेगा। हाँ, पहला दिया है मकान की संरचना और सेकंड दिया है मकान का स्थान, या ए या बी दोनों। ठीक है, तो जो मकान की संरचना से बात कर रहा है ना, कि जो आपने अपने घर का नक्शा बनाया, जो नींव खड़ी करी, वो आपने कैसी बनाई, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड है मकान का स्थान, कि आपका जो मकान है वो किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या है। तो हमसे तो क्वेश्चन पूछा था कि जो घर की आंतरिक गृह सज्जा है उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में कौन सी कारक है जो प्रभावित करेगा। तो हम अपने जब घर को डेकोरेट करते हैं, उसमें सज्जा करते हैं, इंटीरियर जो उसमें डेकोरेशन करते हैं, उसके लिए डिपेंड करता है कि जो हमारे मकान की संरचना है वो क्या है, कि हमारा मकान कैसा बना हुआ है। सबसे पहले तो हमारा यही महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि हमारे मकान की संरचना कैसी है। अगर संरचना अच्छी है, अच्छा बना हुआ है, तो गृह सज्जा जो होगी वो भी अच्छी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है कि सर्वाधिक कठोर पत्थर है। सर्वाधिक कठोर पत्थर पूछा है। ऑप्शन में दिया है बालू पत्थर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, या स्लेट। ठीक है, और जो इनमें चारों में सबसे कठोर होता है वो हमारा ग्रेनाइट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ज्वलनशील चट्टानों से निर्मित होता है। किससे होता है ये, ज्वलनशील जो चट्टानें होती हैं उससे हमारा ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है, जिसके कारण इसमें क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा, इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भवन की जो विभिन्न इकाइयां हैं, सूर्य प्रकाश की उचित व्यवस्था, वायु का आना जाना, ठीक है, दिशा कि पूर्व दिशा में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, वर्षा, इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं, आमुखीकरण कहलाता है, ठीक है, भौतिक विशेषताएं कहलाती हैं, कमरों का फैलाव कहलाता है, या फिर समुद्रीकरण कहलाता है। तो जो ये कहलाता है ये हमारा आमुखीकरण कहलाता है। आमुखीकरण का मतलब क्या होता है कि आपके भवन का या आपका जो घर का नक्शा है वो इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से तैयार किया गया है कि उसमें हवा, पानी और वर्षा का बराबर क्या हो, आना जाना हो। ठीक है, उसमें जो उसका प्रवाह हो, जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, हमारी प्रकृति में है, पेड़ पौधे हैं, उनसे प्रॉपर तरीके से हवा आपको मिले, उचित प्रकाश मिले, इन सब की व्यवस्था क्या हो, ठीक प्रकार से हो। इस तरह से हमारे घर का निर्माण किया जाता है। हमारे घर का जो मुख है वो आमुखीकरण के द्वारा ही तैयार किया जाता है, कि आपका जो घर का मुख है वो ऐसा हो कि उसमें प्रॉपर तरीके से वायु, सूर्य और वर्षा का सभी का संतुलन बराबर आना जाता रहे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आमुखीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, कहा है यदि आकार, देखो किसकी बात की है, शेप की बात की है, रंग है, रेखाएं हैं, बार बार प्रयुक्त होती हैं, उसमें कला के किस अंश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब यदि हमारे आकार, रंग, रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं और उसमें कला के किस अंश का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन दिया है केंद्रीय बिंदु का, ठीक है, जो केंद्र में मानो कोई बिंदु है, या फिर अवधारणा का, नमूने का, या संतुलन का। ठीक है, तो ये जो हमारी आकार होते हैं, ये रंग होती हैं, रेखाएं होती हैं, बार बार जो प्रयुक्त होती हैं, वो कला का क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है।
ठीक है, कि हमने उसमें आकार भी लिया है, रेखाएं भी ली है, रंग का प्रॉपर यूज किया है, तो क्या किया है हमने, बराबर बराबर तरीके से सारी चीजों में संतुलन रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, संतुलन। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से क्या है, कौन सा सही तरीका नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो, जहां भी आपको नहीं दिख जाए वहां पर आप क्या कर दो, सर्कल कर दो, क्योंकि आप सेकंड बार भी पढ़ोगे और सर्कल नहीं करोगे तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में पढ़ लो। ठीक है, इसलिए पहले सर्कल करो कि क्वेश्चन नेगेटिव है, हमें नेगेटिव ही इसका ऑप्शन ढूंढना है। अब देखो क्या दिया है, कहा है अनुपात दिया है पहले, ठीक है, कि अनुपात जो होता है वो फीकी दीवारों छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट है। ठीक है, फीकी दीवारें हैं और क्या है, उस पर सजावट किसकी है, गहरे रंग की है। बिल्कुल सही बात है, हम कंट्रास्ट में ही कलर का चूज करते हैं। सेकंड, संतुलन की बात की है, क्या कहा है, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंगों का छितरने का प्रयोग करना, मतलब टेक्सचर बनाना, कि फीके रंग की वॉल है और उस पर हमने क्या कर दिया, डार्क कलर से क्या कर दिया, उस पर डिजाइन क्रिएट कर दिया, उस पर टेक्सचर बना दिया। ठीक है, रिदम लय हो गया, हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लास्ट दिया है आकर्षण केंद्र जो होता है, तो इसमें कहा है सफेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग। तो आप याद रखें, अगर सफेद रंग की वॉल है और आप उस पर क्रीम रंग की ही पेंटिंग लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ना ही वो दिखेगी। तो जो इसका जो राइट आंसर है, नहीं हमसे पूछा था, तो वो हो जाएगा फोर्थ, कि अगर सफेद रंग की दीवार है तो आप उस पर किसी डार्क कलर की पेंटिंग लगाएं, सफेद पे अगर आप क्रीम कलर की पेंटिंग लगाएंगे तो उसका जो आकर्षण है, सुंदरता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा है इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, हमारे जीवन में रेखाओं का बहुत महत्व होता है, कि कोई व्यक्ति है वो छोटा है, हम उसे अगर लंबी लंबवत रेखाओं वाले कपड़े पहना दें तो उसकी जो आकृति है, उसकी जो लंबाई है वो हमें ज्यादा दिखने लगेगी। तो रेखाओं का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो देखो, अब ये कहा है सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं। ऑप्शन दिया है, क्या समस्त्री रेखाएं होती हैं, विकर्णी रेखा होती हैं, ऊर्ध्वाकार होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं। तो आप याद करेंगे कि जो विकर्णी रेखा होती हैं, जिन्हें हम तिरछी रेखा भी बोलते हैं, डायगोनल जो रेखाएं होती हैं, ये हमारे जीवन में या हमारे वस्त्रों पर इनकी शेप ऐसे होती है, तिरछी डायगोनल ये होती हैं, और ये हमारे जीवन में क्या करती हैं, सक्रियता, गति और शक्ति प्रदान करती हैं। अगर इनका परिवेश, इनका जो प्रवेश हम अपने वस्त्रों में कर दें, परिधान में इनका चुनाव कर लें, तो क्या है, उसमें सक्रियता दिखाई देगी, बहुत ही एनर्जेटिक वो व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, हमारे वस्त्रों पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, कहा है कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। देखो, कमरे की ऊंचाई दिखानी हो, व्यक्ति की दिखानी हो या कपड़े की दिखानी हो, हमें ऐसी रेखाओं के लिए कौन सी रेखाएं प्रयोग करनी चाहिए, हमेशा खड़ी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, लंबवत जो ये रेखाएं होती हैं, इनका हमें कमरे की ऊंचाई दिखानी हो, किसी व्यक्ति को लंबा दिखाना हो, ठीक है, वस्त्र को हमें उस तरह से दिखाना हो कि वो लंबाई में दिखे, तो हम इन रेखाओं का प्रयोग करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, कहा है प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। ठीक है, चित्रात्मक दृश्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम अपने मकान का बनाने का सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि हमें अपने मकान बनवाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम इंजीनियर के पास जाएंगे और उसका नक्शा बनवाएंगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा, बहुत सारे स्केलों का यूज करके वो आपके घर का नक्शा तैयार करेगा, जैसा आप बताएंगे, अपने आपके माइंड में जो भी होगा कि आप कौन सी चीज कहाँ चाहते हैं, कहाँ किचन चाहते हैं, कहाँ आपको बेडरूम चाहिए, कहाँ आपको ड्राइंग रूम चाहिए, उसके हिसाब से वो एक पेपर पे आपको क्या करेगा, नक्शा बना के दे देगा। तो ये जो चित्रात्मक दृश्य होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या एलिवेटेड नक्शा कहलाता है, क्या क्रॉस सेक्शन कहलाता है, या तीन आयामी कहलाता है, या भूतलीय कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा चित्रात्मक दृश्य होता है, ये हमारा तीन आयामी नक्शा कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें लंबाई प्लस चौड़ाई
और साथ ही साथ हमें क्या पता चलता है, मकान की गहराई का भी पता चलता है। ठीक है, इसकी ये स्पेशल बात होती है कि जो 3 आयामी नक्शा होता है, इसमें हमें मकान की लंबाई भी पता चलेगी, ऊंचाई भी पता चलेगी और उसकी गहराई भी पता चलेगी। ठीक है, अब ये एलिवेटेड जो नक्शा होता है, इसमें क्या होता है, हम नक्शे को देखकर, अपने नक्शे को देखकर जब हमारा मकान बनने लगता है तो हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं, हमें ये प्रतीत हो जाता है कि हमारा जो घर है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा। और जो इस घर को बनवा रहा है, जो उसका गृह निर्माता होता है, अगर उस टाइम पे उसको कोई परिवर्तन कराना है, कि मानो उसके माइंड में जब उसने नक्शा बनाया तब तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो बना, एक्चुअल में बनना स्टार्ट हुआ, तब उसको नहीं अच्छा लग रहा कि नहीं ये चीज यहाँ नहीं, ये दूसरे स्थान पे होती तो ज्यादा अच्छी होती। अगर उसके माइंड में ऐसा कोई विचार आ रहा है तो यहाँ जो एलिवेटेड नक्शा है, यहाँ पे वो अपना उसको चेंज करा सकता है बहुत इजीली, कि भाई हम अपनी इस चीज को चेंज कराना है, किचन हमें इस वाली दिशा में रखनी है, तो ये वाला जो होता है वो एलिवेटेड नक्शा में हो जाता है। ठीक है, अब दिया है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, जो मकान की आंतरिक संरचना होती है उसका पता चलता है। इसमें जो मेन रोल होता है वो इंजीनियर ठेकेदारों का होता है। ठीक है, जब मकान की नींव पड़ती है उसमें पिलर्स लगते हैं, पिलर की संख्या, ठीक है, छत की मोटाई, सीमेंट कितनी यूज होनी है, ये सब जो होता है हमारे क्रॉस सेक्शनल नक्शे के अंदर आता है। तो इसमें हमारे क्या होता है, आंतरिक जो संरचना होती है कि किस तरह से हमारा मकान तैयार होगा, कितने खंबे रखे जाएंगे उसमें, ठीक है, कितनी मोटाई होगी छत की, कितनी सीमेंट का यूज होगा, इसका पता चलता है। ठीक है, तो हमारे ये जो नक्शे के प्रकार हैं, देखो वो कितने होते हैं। पहला होता है हमारा भूखंड योजना, इसके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका क्लियर कर रही हूं। पहली होती है भूखंड योजना, दूसरी होती है धरातल योजना। ठीक है, भूखंड जो योजना होती है इसे कहते हैं साइट प्लान, धरातल को कहते हैं हम फ्लोर प्लान, और इसके अलावा होती है हमारी बाह्य योजना। ठीक है, बाह्य योजना होती है, और इसके अलावा होती है हमारी त्रिविमितीय योजना। एक होती है हमारा विभाजित खंड, ये विभाजित खंडी क्रॉस सेक्शन नक्शा होता है, और एक होता है हमारा उद्यान प्लान, जिसे हम कहते हैं स्केप लैंड, उद्यान योजना। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है, और यहाँ से मकान के अंदर से पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लेता है कि नक्शे के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बताएंगे नक्शे के 5 प्रकार होते हैं, और इन पांचों के नाम ये हैं। भूखंड योजना होती है जिसे साइट प्लान भी कहते हैं, धरातल योजना होती है, फ्लोर प्लान होता है, बाह्य योजना होती है, त्रिविमितीय होता है, विभाजित खंड होता है, और क्या होता है, उद्यान योजना होता है, हमारा स्केप लैंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे नक्शे के प्रकार हैं, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन जाए। ठीक है, अगला है, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है। ठीक है, कौन सा जो होता है तत्व जिसके द्वारा हम कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराएंगे, तो वो हम किसके, पैटर्न के द्वारा दोहराएंगे। क्योंकि हम कोई भी पैटर्न बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम आकार को, रंगों को, और क्या करते हैं, हम अपनी रेखाओं को दोहराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया केंद्र बिंदु, और इसके आसपास हमने क्या करा, बिल्कुल समान शेप की वस्तुएं रख दी। तो इससे जो सज्जा क्रिएट होगी वो कैसी होगी, जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारा औपचारिक संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और ये जो अनौपचारिक होता है, इसमें क्या होता है कि आपने केंद्र बिंदु लिया और एक बड़ी, एक उससे छोटी और एक उससे बड़ी, इस तरह से आपने चीजों को रख दिया, ये जो संतुलन कहलाता है ये आपका अनौपचारिक संतुलन कहलाता है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल मिलते हैं आपके साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।